पहली बात तो ये है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को जिस तरह से उठाकर अमेरिका ले गया, उसके बाद से कोई भी अब ट्रंप को या ट्रंप की धमकी को मजाक में नहीं ले रहा है। सब मान रहे हैं कि ट्रंप के बोलने का अंदाज यही है, जिसको आप लोग और हम लोग सब गिदर भभकी कह देते हैं, हंसकर टाल देते हैं, लेकिन ट्रंप सीरियसली ये बात कह रहे हैं। तो ट्रंप ईरान के मामले में तो हमने देखा था कि किस तरह से ईरान इजराइल जंग के दरमियान उसने B-2 बॉम्बर्स भेजकर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक भी कराए थे। तो वो तो चाह ही रहा है कि ईरान पर अमेरिका का नियंत्रण हो जाए, और 1979 में जो अमेरिका वहाँ से भागना पड़ा था तो वो वापस आ जाए, और फिर ईरान के रिसोर्सेज बहुत कुछ है। ईरान में अगर अमेरिका आकर बैठ गया तो आप समझ ही सकते हैं कि फिर पूरी एशिया की राजनीति बदल जाएगी। लेकिन बात यह है कि इजराइल और ईरान के 12 दिन के जंग के बाद और वेनेजुएला की घटना और अभी का प्रोटेस्ट, इस तीन चीज़ों को आप जोड़कर फिर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि होने वाला क्या है। तो सबसे पहले तो यह है कि ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन की जंग में मैं ये नहीं कह रहा कि कौन जीता कौन हारा। ईरान ने भी अपनी ताकत दिखाई, इजराइल ने भी जो है सो बहुत स्ट्राइक किए, जिसके वीडियो कुछ आए और जो आए उससे पता चला कि ईरान को कितना नुकसान हुआ है। लेकिन याद करिए, पहले दिन जब 12-13 जून की रात में इजराइल ने ईरान की लगभग टॉप मिलिट्री लीडरशिप के लगभग सभी लोगों का सफाया कर दिया था। उस समय ये भी बात आई थी कि 2 दिन बाद यानी 15 जून को उन्होंने प्लान भी किया था कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खamenei को भी मार दिया जाए, लेकिन तब ट्रंप ने अनुमति नहीं दी थी। अब वहाँ से आप ये देखिए कि उसके बाद ईरान के पास आज भी मिसाइलों की कमी नहीं है। ईरान के पास मिसाइल है, ईरान के पास ड्रोन है। पिछले कुछ महीनों में रूस से भी काफ़ी हथियार उनके पास आए हैं। मिलिट्री वाइज ईरान मजबूत है अभी। ऐसा नहीं है कि अगर वो खाली इजराइल और ईरान की जंग हो तो ऐसा नहीं है कि ईरान 19 पड़ेगा। हाँ, इजराइल और अमेरिका मिलकर आए तो भाई तब तो दुनिया का कोई भी मुल्क उससे नहीं लड़ पाएगा अभी। तो फिर ईरान भी कैसे लड़ सकता है? अकेले तो नहीं लड़ पाएगा, और रूस और चीन कोई उसके लिए लड़ने आएंगे नहीं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आज की तारीख में ईरान की एक अलग किस्म की दुविधा है, और वो दुविधा क्यों हो गई है इसको आप समझिए, उसी में सारा आंसर है। आप ये सोचिए कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप चलिए स्विमिंग करने, तैराकी करने, और आपको तालाब में, स्विमिंग पूल में, नदी में आपके हाथ पैर बांध करके कहे कि अब तैर के दिखाओ, तो आप तैर पाएंगे नहीं ना। ईरान की सरकार के साथ, ईरान के रिजीम के साथ, ईरान की सत्ता के साथ आज यही हो रहा है। ट्रंप ने अल्टीमेटम दे दिया है कि भैया गोली मत चलाना, प्रदर्शनकारियों पर अगर आपने सख्ती बरती, गोली चलाई तो हम आ जाएंगे। तो वो गोली नहीं चला सकते। IRGC के पास ताकत है, IRGC की जो बासिस फोर्सेस हैं उसके पास रिसोर्सेस हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहे हैं, छिटपुट वो कर भी रहे हैं। और लेकिन उनको अब खाली, पहले क्या होता था कि विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए वो सरेआम गोली मारते थे, या उनको कड़ी से कड़ी सजा देते थे, फांसी पे लटका दिया मान लीजिए, उसको इजरायली एजेंट कह के गोली से भून दिया। लेकिन अभी अगर उन्होंने किया, अगर वो सामने आ गया तो फिर दिक्कत होगी। इसीलिए दिक्कत यह है कि इजराइल या अमेरिका को किसी भी तरीके से ये पता ना चल सके, इसलिए IRGC और बासिस फोर्सेस अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से और टॉप लीडरशिप ने ये कह रखा है कि अभी ईरान के लोगों के साथ सख्ती नहीं बरतनी है, क्योंकि कोई ऐसी बड़ी घटना अगर सामने आ गई तो ट्रंप को मौका मिल जाएगा। ट्रंप को तो बस बहाना चाहिए। वेनेजुएला वाले मामले में वो कह रहे थे कि ये नार्को टेररिस्ट का मामला है, नार्को टेररिज्म का मामला है। अब तो सबको पता चल ही गया है कि वो तेल का खेल था, लेकिन उन्होंने एक बहाना बना लिया था। ईरान की स्थिति वेनेजुएला से मजबूत है, ना केवल मिलिट्री वाइज बल्कि डिप्लोमेटिक वाइज भी। ईरान के बहुत सारे दोस्त हैं, इंडिया भी दोस्त है उसमें से। इंडिया इजराइल का दोस्त है तो ईरान का भी दोस्त है। हमारे सदियों पुराने संबंध ईरान के साथ भी रहे। तो एक भारतीय होने के नाते हम तो यही चाहेंगे कि ईरान में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो। हाँ, ये बात है कि सत्ता पर कौन बैठे, तो मैंने आपको कहा कि ईरानियन लोग ही तय करेंगे कि सत्ता पर कौन बैठे। अब ये बड़ा मुश्किल है कि ईरान के लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि आखिर ईरान के लोगों का एक वर्ग है जो कि इस रिजीम को सपोर्ट भी कर रहा है, एक वर्ग है जो कि नहीं चाहता है।
अब ये तो फिर डेमोक्रेसी वाली बात हो गई, तो डेमोक्रेसी के हिसाब से जब चुनाव वैसे चुनाव होंगे तो पता चलेगा। लेकिन हाँ, इस वक्त जो ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो प्रोटेस्ट एकदम अलग किस्म के हैं। इजराइल और अमेरिका का सपोर्ट तो है ही, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो कि ईरानियन सत्ता से असंतुष्ट था और उसको इस वक्त उम्मीद जग रही है कि शायद यही मौका है कि जो कहते हैं ना कि यही समय है, सही समय है, यानी तो अभी नहीं तो कभी नहीं, इस मोड के साथ वो लोग सड़क पर उतर रहे हैं या उनको उतारा जा रहा है, उनको ढाल बनाया जा रहा है, आगे किया जा रहा है, वगैरह वगैरह। मैं एक बार फिर से कहता हूं कि सही कौन है, गलत कौन है, उसके लिए फिर आपको दूसरे पैमाने पर आना पड़ेगा, जिसमें पहला पैमाना तो यही है कि किस देश में किसकी सरकार बनेगी, ये उस देश के लोग तय करेंगे, है ना। लेकिन वो तो हो नहीं रहा। वेनेजुएला में भी ट्रंप कह रहे हैं कि हम शासन चलाएंगे। खैर, ट्रंप का मामला दूसरा है, ट्रंप के बारे में हम अलग से बात करेंगे। लेकिन ईरान में जो कुछ आज हो रहा है उसमें दुविधा यही है कि ईरान की सरकार एक सीमा से ज़्यादा बल प्रयोग नहीं कर सकती है अपने लोगों के खिलाफ, क्योंकि वह उन्हें डर इस बात का है कि कहीं अगर बड़ी मात्रा में लोग मारे जाने के सबूत सामने आ गए तो वैसी स्थिति में फिर ट्रंप सीधे इंटरफेयर कर जाएगा, उनको बहाना मिल जाएगा जो ईरान नहीं देना चाहता है। अब जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो ये हो सकती है कि इजराइल और अमेरिका प्रोवोक करे ईरान को ऐसा कुछ करने के लिए, या नहीं तो उनके लोग ही ऐसा कोई घटना कर दे। बहुत बार फॉल्स, जिसे मिलिट्री में हम कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, आप अपने ही लोगों को मार देते हैं और कहते हैं सामने वाले ने मारा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इन दोनों के अलावा जो तीसरी बात है जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सब, देखिए, अगर ईरान की सरकार ने गोली नहीं चलाई तो प्रदर्शनकारी ईरान की सरकार में बैठे लोगों को लेकर चल जाएंगे, क्योंकि फिर लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। अच्छा, एक बात यह है कि ऑपरेशन मादुरो के बाद बहुत से लोग जो ईरान में बैठे थे, जो इजराइल और अमेरिका की ताकत के भरोसे बैठे थे, उन्हें लगता है कि ट्रंप चाचा अभी कुछ कर दिखाएंगे, तो उनके लिए एक, आप कह सकते हैं कि मनोबल बढ़ाने वाली बात है। इस बीच में एक नया ट्रेंड ये भी है कि ईरान के शाह पहलवी के बेटे रजा पहलवी, पहले की तुलना में उनकी भी थोड़ी क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। हालांकि मैं कहता हूं कि इससे कितना फर्क पड़ता है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार चला रहे हैं, वो कौन से लोकप्रिय नेता थे, या सीरिया में राष्ट्रपति बने तो वो कौन सा इलेक्शन जीत कर आए थे। वो तो मान लीजिए अमेरिका और इजराइल को अगर सत्ता पलट हो गई तो उनको वो तय करेंगे कि किसको बनाना है, कौन टॉम डिक एंड हैरी किसी को पकड़ कर बना सकते हैं। तो वो शाह पहलवी एक नाम हो सकता है। शाह पहलवी इसलिए भी आगे बढ़ के कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात है, अगर मैं आपको कहूँ तो पिछले कुछ दिनों में शाह पहलवी के समर्थन में लोगों की संख्या बढ़ी है। मेरे कई जो लोग हैं वो शाह पहलवी की टीम में हैं जिनसे मैं बातचीत करता हूँ, और वो भी कैमरे से बाहर कई बार निष्पक्ष ये बात कहते हैं कि पहले की तुलना में थोड़ा सपोर्ट बढ़ा है। होता है ऐसा, मतलब ईरान के लोगों को भी एक विकल्प की तलाश चाहिए, और इस वक्त उन्हें लग रहा है कि शाह पहलवी एक विकल्प हो सकते हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी। मतलब वेनेजुएला में तो पहले हम लोग यही कह रहे थे कि नोबेल पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो को ट्रंप पहले ही दिन गद्दी पर बिठा देंगे, लेकिन अभी बिठाए नहीं है, मिलने वाले हैं। देखिए क्या होता है वेनेजुएला में। लेकिन ईरान में भी एक विकल्प के तौर पर शाह पहलवी को आगे बढ़ाया जा रहा है। कुछ और लोग हैं, लेकिन शाह पहलवी उसमें फ्रंट रनर के तौर पर हैं। तो क्या होता है कि उन लोगों को जब ये उम्मीद होती है कि अच्छा एक विकल्प हमारे पास है, तो फिर वो प्रोटेस्ट और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है। और इस वक्त जो हालत है उसमें ये बात तो ज़रूर है कि तेहरान से लेकर ईरान के लगभग सभी प्रांतों में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर रहे हैं, और वो सत्ता प्रतिष्ठानों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं नहीं, बल्कि ज़्यादातर जगह पर भीड़ भी हिंसक हो रही है। बल्कि जो कुछ लोग मारे गए उसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उसमें से भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि कुछ लोग जो है भगदड़ में मारे गए। हालांकि मैं आपको बताऊं, यही नैरेटिव का खेल है। वो अभी ये नहीं कह रहे हैं, वो चाहते तो वो कह सकते थे कि इनको IRGC ने मारा है,
लेकिन तब क्या है कि अभी कम लोग हैं, इसलिए वो वहाँ पे नहीं कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं भीड़ इतनी है, मतलब वो कहना ये चाह रहे हैं कि लाखों की संख्या में लोग और जो कुछ दिनों के में करोड़ में पहुँच जाएंगे, इतनी भीड़ आ रही है। मतलब इतना बड़ा जनादेश जो है वो ईरानियन रिजीम के खिलाफ है। ये ट्रंप अपने उस स्टेटमेंट के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी वो यही कह रहे हैं कि भीड़ आई थी, कुछ लोग जो है दब के कुचल के मर गए, भगदड़ में मारे गए, लेकिन उनका असली मकसद ये जताने का है कि बड़ी संख्या में लोग ऐसा चाहते हैं ताकि वो ग्लोबल नैरेटिव बना सके। ठीक वैसा ही जैसा कि इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात कहकर सद्दाम हुसैन के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, और इस बार वो चाहते हैं कि ईरान के चूंकि मित्र राष्ट्र भी बहुत सारे हैं, तो उन लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए वो कहेंगे कि भाई पब्लिक ही नहीं चाहती है तो आप लोग कैसे सपोर्ट कर रहे हो। और वैसी स्थिति में कोई भी देश हो, भारत हो, रूस हो, चीन हो, कोई भी मुल्क हो, भाई पब्लिक अगर आमदा है हटाने पे तो आप क्या कर सकते हैं। नेपाल में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, तो पब्लिक का एक तो चाहे उसका इस्तेमाल किया गया, उसको ढाल बनाया गया, लेकिन पब्लिक को तो सामने लाया गया। आखिर पब्लिक तो आ ही रही है, ऐसा तो है नहीं कि उसको अमेरिका से, इजराइल से लाया गया। हाँ, दूसरी बात है कि देखिए ईरान के साथ दिक्कत यह है कि ईरान का सगा उसके आसपास कोई नहीं है। इजराइल और अमेरिका से तो दुश्मनी है ही, बाकी जितने मुस्लिम देश हैं मिडिल ईस्ट के, सऊदी हो, टर्की हो, यूएई हो, कतर हो, बहरीन हो, सब चाहते हैं कि ये रिजीम जाए। उसमें से कुछ लोगों ने थोड़े दिन पहले दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया था, तो उनको ये लगा था कि खास करके जब उन्होंने देखा कि ईरान की इतनी सैन्य ताकत है, तो उन्हें लगा कि कम से कम ये भाई जो है दूर ही रहे, तो उन्होंने दोस्ती का भी हाथ निभाया। लेकिन दिल से सब तैयार बैठे हैं, और सब जैसे ही मौका मिलेगा तो ईरान के खिलाफ एक्शन लेने में कोई पीछे नहीं हटेगा। तो कुल मिला जुला कर अगर देखा जाए तो ईरान अभी अकेला है, अलग थलग पड़ा है। ऊपर से ट्रंप का अल्टीमेटम है कि गोली मत चलाना भाई, और नहीं तो हम लोग आ जाएंगे। इतनी सारी दुविधाओं के बीच में ईरान के पास विकल्प क्या है? मुझे लगता है कि मरता क्या ना करता। ईरान को जब ये लगेगा कि प्रदर्शनकारी पे हम गोली चला नहीं सकते और सत्ता जानी तय ही है, तो फिर ऐसी स्थिति में मुझे ईरान और इजराइल के बीच जंग होती हुई दिख रही है। बल्कि मैं यूँ कहूँ तो ईरान के जो टॉप सलाहकार हैं वो उन्हें ये सलाह दे सकते हैं कि भाई अगर बचना है तो इससे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम कोई क्रिएट करो, और वो प्रॉब्लम हो सकती है इजराइल के साथ जंग। यानी अभी तक तो हम और आप ये सोच रहे थे कि हो सकता है कि इजराइल या अमेरिका प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर ले, ये कह के एक बहाना ढूंढ लेगा कि भाई ईरान ने प्लान किया था पब्लिक को बहुत बड़ी संख्या में मारने के लिए, तो उनको बचाने के लिए हम जो है सो लड़ाई शुरू कर रहे हैं। या फिर उनके पास बहुत सारे लॉजिक हैं, आप जानते हैं कि दुनिया भर के वो बेसिर पैर की बात लेकर आ जाते हैं। लेकिन ईरान क्या कर सकता है? मुझे लगता है कि ईरान की सरकार, ईरान का रिजीम, अगर उसे लगता है कि खतरा अब इतना आ गया है कि अब करो या मरो की स्थिति में है, तो वो भी बचने के लिए इजराइल के साथ जंग शुरू कर सकता है। अगर इजराइल के साथ जंग शुरू होगी तो फिर ईरान के पास मिसाइलों की कमी नहीं है, ड्रोन की कमी नहीं है, फिर एक नया नेक्स्ट लेवल का प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर ट्रंप जो इस वक्त है उनका सारा अटेंशन प्रोटेस्टर्स की तरफ है, उनका अटेंशन भी फिर डाइवर्ट हो जाएगा, और फिर वो सीज फायर वगैरह वगैरह की बात शुरू हो जाएगी। यह एक नया मोड़ आएगा कि इजराइल और अमेरिका कैसे उसमें इंटरवीन करते हैं, मिडिल ईस्ट के देश कैसे करते हैं। उसको अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, या मैं कहूँगा कि अगर मैं उस पर कुछ कयास लगाऊँ तो अभी कहना ही मुश्किल है वो बात। लेकिन एक बात मेरी समझ में आ रही है कि 47 साल के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर के सामने इस वक्त सबसे गंभीर परिस्थिति आई हुई है। और अगर आप लोगों ने महाभारत सीरियल देखा होगा तो महाभारत सीरियल में आपने देखा होगा कि किस तरीके से जब भीष्म पितामह को रोकना मुश्किल हो गया था तब शिखंडी को आगे किया गया था और फिर पीछे से वार किया गया था। तब अर्जुन ने भीष्म पितामह को तीर से छलनी कर दिया था। इस वक्त मुझे वही मोमेंट याद आ रहा है। पब्लिक को आगे किया गया है, भीष्म पितामह शिखंडी पर वार नहीं कर सकते थे, तो यहाँ पर भी भीष्म पितामह की तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर और IRGC, ईरान की मिलिट्री, पब्लिक पर गोली नहीं चला सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गोली नहीं चला रहे होंगे, चला भी रहे होंगे। बाकी बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के नाम पर मारे जा रहे हैं। आपको पता है आज की तारीख में वहाँ प्रदर्शनकारी ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए ईरान के कानून में फांसी की सज़ा का प्रावधान है। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये मामला यहीं दब गया तो जो प्रोटेस्टर्स आए हैं, जो प्रदर्शनकारी आए हैं, उनको छोड़ा जाएगा?
सैकड़ों की संख्या में लोगों को फांसी पर लटकाई जाएगी, हजारों की संख्या में लोग जेल में ठूसे जाएंगे। तो उन सब के लिए भी ये डू और डाई की स्थिति है, और इजराइल और अमेरिका के लिए वो तो बस शिकार करने बैठे ही हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो तीसरी बात मुझे लग रही है कि ईरान को अगर बचना होगा तो वो खुद भी इजराइल से जंग शुरू कर सकता है। तो ये स्थिति अभी वहाँ पर बनी हुई है। और जहाँ तक बची बात वैश्विक समुदाय का, तो देखिए हम सब अच्छे लोग हैं, और उसी तरह हमारे जो दुनिया भर के देश हैं वो भी बड़े अच्छे देश हैं। वो बस घटना घटने का इंतज़ार करते हैं। जब सब कुछ हो जाता है तो फिर बयानबाजी होती है। तो ये सब बयानबाजी होगी। क्या होगा ये फैसला ईरान, इजराइल और अमेरिका में होगा। इस तीन के अलावा चौथा इसमें कोई रोल कुछ भी तरीके से नहीं अदा करने वाला है। और एक तरफ इजराइल और अमेरिका है, एक तरफ ईरान है, और ईरान के हाथ पैर बांध दिए गए हैं। तो फिर ईरान इसमें कैसे सर्वाइव करेगा, ये देखने वाली बात है। हाँ, ये अलग बात है कि पिछले 47 साल से ईरान की सरकार ने, ईरान के रिजीम ने बहुत से अमेरिकन प्रेसिडेंट को देखे। कई बार लगता था कि अब सत्ता पलट हुआ, अब सत्ता पलट हुआ। लेकिन इस बार का मामला उन तमाम मामलों से अलग है। इस बार आर्या पार की स्थिति है, और ज़्यादा संभावना ये है कि बहुत मुश्किल से भी शायद आयतुल्लाह खमनेई नहीं बचेंगे। रही बात आप किसके साथ खड़े हैं, जिसका ज़रूर जवाब दीजिएगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि किसी भी देश में सत्ता पलट करने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। उस देश की जनता को तय करने का अधिकार है कि वहाँ पर कौन उसका निर्वाचित प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।